Hello? कल्पना कीजिए एक ऐसा भारत जहां राजमहलों की ऊंची दीवारों के पीछे गूंजती है शंखनाद की ध्वनियां, जहां व्यापारिक काफिले सिल्क रूट पर सोने चांदी से लदे बढ़ते हैं और जहां विद्वानों की चर्चाएं नालंदा और तक्षशिला के विश्वविद्यालयों में गूंजती हैं। यह वह समय था जब मंदिरों और गुफाओं की दीवारें जीवन की कहानियां बयां करती थीं, जब राजा सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि ध्यान और न्याय से भी अपनी पहचान बनाते थे। युद्ध के मैदान में शौर्य था, दरबारों में कूटनीति और गांवों में शिल्प, संगीत और भक्ति की मिठास। जरा सोचिए, 1000 साल पहले का भारत कैसा रहा होगा। लोग गुफाओं में रहते थे, सिर्फ एक संदेश भेजने के लिए महीने लगाते थे। तो चलिए इतिहास के पन्ने उलटकर उसके पीछे क्या छुपा है देखते हैं, और देखते हैं 1000 साल पहले का भारत। उससे पहले हमारे वीडियो को एक स्वीट सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज का भारत देखकर तो लगता है कि वाह कितना बड़ा देश है, लेकिन 1000 साल पहले की सच्चाई जानकर आप हैरान हो जाएंगे। 1000 साल पहले का भारत इससे भी विशाल था। जी हाँ, आज के भारत से कई गुना बड़ा। उस समय के भारत में सिर्फ भारत नहीं था, 1947 के पहले का भारत था। यानी भारत में पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल थे ही, और साथ ही साथ अफगानिस्तान, ईरान और ओमान भी भारत का हिस्सा थे। और मध्य भारत में भूटान, नेपाल और पश्चिम की तरफ बर्मा यानी म्यांमार के रंगून तक था। मतलब उस जमाने का भारत पृथ्वी का 1/3 हिस्सा था, जिसमें सब कुछ शामिल था। तब भारत के पास इतना बड़ा क्षेत्र था तो हर किसी की नज़र इसी पर थी। शायद इसी वजह से भारत पर मुगलों ने आक्रमण किया। अंग्रेजों ने कब्जा करके 150 साल तक राज किया। इस दौरान भारत को विभाजन यानी बंटवारे के भी कई दर्द सहने पड़े, और धीरे धीरे भारत का यह विशाल भूभाग टूटता चला गया। और हाँ, क्षेत्र के हिसाब से भारत उस समय बहुत विशाल था, और आज के भारत को एक देश नहीं, भारत को भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तब के जमाने में ये बहुत बड़ा देश हुआ करता था। इस वजह से भारत में एकजुट की शक्ति नहीं थी। कोई भी राजा इतना पावरफुल नहीं था जो पूरे देश को एकजुट कर सके। इसका नतीजा यह हुआ कि हमारे देश की सीमाएं कमजोर पड़ गईं, और इसी कमजोरी का फायदा उठाया मुगलों ने और आक्रमण पर आक्रमण किए। उस समय चीन का सिल्क रूट हमारे देश के पास से ज्यादातर गुजरता था। इससे आप सोच रहे होंगे कि चीन व्यापार में हमसे आगे था, लेकिन ऐसा नहीं। उस समय भारत व्यापार में सबसे आगे था। इसकी वजह थी कि उत्तर भारत की भूमि उपजाऊ थी, जो इसे आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती थी। यह इलाका केवल न ही खेती में संपन्न था, बल्कि व्यापार के लिए भी बहुत आगे था। यही क्षेत्र भारत को चीन, यूरोप, रूस और सेंट्रल एशिया को सिल्क रूट से जोड़ता था, और दिल्ली व्यापार और सत्ता का केंद्र थी। उस समय पूरी दुनिया में होने वाले कुल एक्सपोर्ट का 30% हिस्सा अकेले भारत का था। वहीं चीन 25% पर था और यूरोप बस 11% में समा हुआ था। भारत खासतौर पर कपड़ों, मसालों और खाने पीने की चीजों के एक्सपोर्ट में सबसे आगे था। भारत में इतने किस्म के मसाले मिलते थे कि यूरोपीय देश इसकी खुशबू से ही दौड़ते हुए चले आते थे। और जैसे अभी बताया, उस वक्त व्यापार का और सत्ता का केंद्रीकृत बिंदु दिल्ली थी, पर आज के जमाने में कि दिल्ली उस वक्त में नहीं थी। बहुत ही सुंदर और प्रदूषण मुक्त थी, और इसलिए हर शासक का सपना होता था कि वह दिल्ली पर राज करें। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि 1000 साल पहले भारत आर्थिक रूप से बहुत खुशहाल था। बहुत ही उपजाऊ जमीन, व्यापार तंत्र और सांस्कृतिक धरोहर ने भारत को दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक बना दिया था। वहीं बात करें उस समय की शिक्षा व्यवस्था की, तो उस समय लोगों की पढ़ाई लिखाई गुरुकुल के जरिए होती थी। छात्र न केवल अपने देश से बल्कि कई विदेशी देशों से भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत के गुरुकुल में आते थे। गुरुकुल में अलग अलग विषयों की शिक्षा दी जाती थी, और यही वो दौर था जब ज्ञान का आदान प्रदान सच्चे गुरु और शिष्यों के बीच होता था। 1000 साल पहले भारत का इतिहास काफी रोचक और रंगीन था। उस समय भारत में कई महान राजा और साम्राज्य अपने अपने राज्यों पर राज कर रहे थे। चोल साम्राज्य, जो तमिलनाडु और उसके आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ था। उत्तर भारत में प्रतिहार साम्राज्य अपने शक्ति और विजय के लिए प्रसिद्ध था, और पाला साम्राज्य, जो आज के बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में था। चंदेला साम्राज्य, जो मध्य प्रदेश के खजुराहो क्षेत्र में था। ये सभी राजा और साम्राज्य अपने समय में अपने अपने क्षेत्रों के लिए प्रमुख थे, और उनके द्वारा बनाए गए सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर आज भी हमारे लिए एक अमूल्य विरासत है।
1000 साल पहले के भारत में शिक्षा और ज्ञान का स्तर अत्यधिक ऊंचा था और भारत में कई प्रमुख विश्वविद्यालय थे जो पूरे दुनिया में प्रसिद्ध थे। इन विश्वविद्यालयों में न केवल धर्म बल्कि विज्ञान, गणित, आयुर्वेद, साहित्य, दर्शन शास्त्र और ज्योतिष जैसे विषयों पर गहरी शोध होती थी। यहाँ के विद्यार्थी दूर दूर से शिक्षा प्राप्त करने आते थे। सबसे प्रमुख विश्वविद्यालयों में से नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, उज्जैनी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय थे। जैसे अन्य विश्वविद्यालय भी इस समय प्रमुख थे, जहाँ ज्ञान का प्रचार प्रसार और गहरी शिक्षा दी जाती थी। आज हमारी जनसंख्या आंकड़ा 140 करोड़ के पार गया है, लेकिन तब भारत की जनसंख्या सिर्फ 3 से 4 करोड़ के करीब थी और उस वक्त ये काफी बड़ी संख्या मानी जाती थी। तो पोजीशन के हिसाब से जनसंख्या के मामले में हम नंबर 1 पर थे, लेकिन जनसंख्या बहुत कम थी, करीब 4-5 करोड़। 1000 साल पहले का भारत आज जैसा हाईटेक नहीं था। उस समय लोगों का रहन सहन और जीवन शैली बहुत ही सामान्य हुआ करती थी और उस समय के ज्यादातर लोगों की पूरी जिंदगी 150 से 200 किलोमीटर में ही सीमित थी। वे इससे ज्यादा घूम ही नहीं पाते थे, क्योंकि तब यातायात के साधन थे सिर्फ घोड़े, बैलगाड़ी या गधे, और इनसे लंबा सफर करना बहुत कठिन था। इसके पीछे एक और वजह थी। उस समय लोगों का मुख्य रोजगार खेती थी और खेती के लिए जो भी चाहिए होता था वह सब गांव के आसपास ही मिल जाता था। ना शॉपिंग मॉल थे, ना ऑनलाइन ऑर्डर का झंझट, मतलब सब वो उनके अपने गांव में ही मिल जाता था। उस वक्त लोग ग्रामीण जीवन को प्राथमिकता देते थे। कुल आबादी का सिर्फ 10% हिस्सा शहरों में बसा था। बाकी 90% लोग गांव में रहकर ही अपनी सादगी भरी जिंदगी जीते थे। गांव की लाइफस्टाइल बहुत सरल और आत्मनिर्भर हुआ करती थी। आमतौर पर लोग खेती ही करते थे। खेतों की सिंचाई का मुख्य साधन बारिश का पानी हुआ करता था, इसलिए हर गांव में पानी की व्यवस्था बहुत जरूरी थी। जहां प्राकृतिक तालाब थे वहां जीवन आसान था, लेकिन जहां तालाब नहीं थे वहां लोग खुद तालाब बनवाते थे ताकि बारिश का पानी उसमें इकट्ठा किया जा सके। हर गांव अपने आप में अनोखा और खास हुआ करता था। उस समय रोजगार के साधन आज जैसे नहीं थे। लोग खेती पर ही डिपेंडेंट थे और इसी कारण पीढ़ी दर पीढ़ी लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को आगे बढ़ाते थे। जैसे अगर कोई कुम्हार था तो वह अपने बच्चों को कारीगरी सिखाता था, कोई कारीगर था तो वह अपने बच्चे को वही सिखाता था, या अगर कोई चित्रकार था तो वह भी अपने बच्चों को यही कला सिखाता था। आपको बता दें, उस समय के बाजार भी बड़े दिलचस्प हुआ करते थे। आज की तरह शॉपिंग मॉल या ऑनलाइन डिलीवरी का जमाना नहीं था, और होता तो भी नहीं चलता, क्योंकि उस जमाने में गांव में छोटी मोटी दुकानों में जरूरत की चीजें जैसे कपड़े, मसाले, खाने का सामान, इत्र और पूजन सामग्री मिल जाती थी। इन्हीं बाजारों की सादगी और आत्मनिर्भरता उन्हें बहुत खास बना देती थी। उस समय लोग सामान के बदले सामान खरीदते थे। जैसे कि लोग सामान खरीदने के लिए सिर्फ पैसे का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि अगर किसी के पास मुद्रा नहीं थी तो वह अपने सामान के बदले कुछ और चीज दे देते थे। जैसे कपड़े खरीदने के लिए गेहूं या फल के बदले चावल या तरीका बहुत आम था, और यह बिजनेस को आसान बनाता था। क्या आप जानते हैं उस जमाने में न्याय व्यवस्था कैसी थी? न्याय व्यवस्था में तो उस समय पंचों का बहुत बड़ा हाथ था। हर गांव में एक पंचायती व्यवस्था होती थी, जहां गांव की छोटी मोटी समस्याओं का समाधान पंच करते थे। पंच आमतौर पर वे लोग होते थे जिनका गांव में अच्छा रुतबा और सम्मान था, या फिर उस समय के राजा होते थे जो पंच को नियुक्त करते थे। भले ही हर गांव किसी न किसी राजा के अधीन होता था, लेकिन गांव की ज्यादातर समस्याएं राजा तक नहीं पहुंच पाती थीं, जिनका समाधान पंचों के फैसलों से ही कर दिया जाता था। और सबसे मजेदार बात, उस समय की शादी किसी त्योहार से कम नहीं होती थी। उस जमाने की शादी आमतौर पर 3-4 महीने तक चलती थी। उस जमाने में गाड़ियां नहीं थीं, तो लोग चलकर जाते थे और शादी करते थे। दरअसल उस समय शादी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार था। हमारे मॉडर्न भारत में शादी एक दिन में हो जाती है, लेकिन 1000 साल पहले शादी और उसके फंक्शन किसी एक दिन में नहीं, बल्कि 3 से 4 महीने तक चलते थे। बारात का आना, पुराने जमाने का संगीत और सभी फंक्शन में 4-5 हफ्ते तो निकल ही जाते थे। और यह भी ध्यान देने वाली बात है कि उस समय गांव में या एक ही गोत्र में शादी नहीं होती थी, इसलिए हर शादी दूसरे गांव या गोत्र में ही हुआ करती थी। किसी एक की शादी में पूरा गांव होता था, जैसे बारात उन्हीं के घर आ रही हो। उस जमाने में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, तो आज के जैसे तब कारखाने और फैक्ट्रियां नहीं होती थीं, और इस कारण उस समय के लोग एयर पॉल्यूशन के बारे में नहीं जानते थे। उस समय का जीवन बहुत शुद्ध
शांतिपूर्ण और प्रदूषण मुक्त था। अगर हम 1000 साल पहले के भारत की बात करें तो वह वाकई एक अलग ही दौर था। उस समय ढेर सारी चुनौतियां थीं, लेकिन सादगी थी। लोगों में जो उत्साह और दरियादिली थी वह आज नहीं है। इसके बाद हमारा देश धीरे धीरे मुगल सल्तनत के अधीन हो गया। 9वीं सदी के अंत में भारत के इतिहास ने एक नया मोड़ लिया, जब पहली बार किसी विदेशी गुट ने अफगानिस्तान के रास्ते भारत पर आक्रमण किया। उस दौर में हमारा देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट और चालुक्य जैसे कुछ राजवंश प्रमुख थे, लेकिन पूरे देश पर शासन करने का सपना कोई नहीं देखता था। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी, जिसे मुगलों ने पहचान लिया। 11वीं सदी के आखिर में मोहम्मद गौरी ने भारत के आखिरी राजा पृथ्वीराज चौहान को धोखे से हराकर उनके शासन का अंत किया। उसके बाद उत्तर भारत पूरी तरह से मुगलों के कब्जे में आ गया और औरंगजेब तक मुगलों के कब्जे में ही रहा। और औरंगजेब के मरने के बाद भारत से मुगलों का शासन खत्म हुआ। आपकी नज़र में 1000 साल पहले का भारत या आज का भारत कौन सा ज़्यादा बेहतर है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। Goodbye.